गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 2 हमारा चल रहा था, उसका लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जनांगी के संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था और जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में हमने कर लिया था और हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो गया था। आज हम एनसीईआरटी के जो प्रश्न उत्तर उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही मैं आपके लिए कुछ छोटे प्रश्न जो है वो मैंने आपके लिए नोट किए हैं, वो भी आप साथ साथ इसके करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी के प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कल हमने कर लिया था। ऑप्शन के जो प्रश्न आपके हैं एनसीईआरटी में वो हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 आज हम करेंगे। जो आपके 2 या 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर हैं। सबसे पहला जो प्रश्न वो है, इसमें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो अगर आप, मैं साथ साथ आपको लेक्चर बताती हूँ चलेंगे कि किस किस लेक्चर में, इस लेसन के किस किस लेक्चर में हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक किया था और वो साथ साथ आपने जैसे उतारे भी होंगे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक जो कारक, उनकी बात हम यहाँ पे करें। फिजिकल जो फैक्टर है वो है, वो लेक्चर 3 में जैसे हमने करे थे, जैसे उच्चावच है, जलवायु है, मृदा है, जल है, ये सारे क्या थे, भौगोलिक कारक थे जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो एनसीईआरटी का आपका प्रश्न है वो, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है। अगर आप लेक्चर 2 देखिए तो उसमें मैंने आपके जो जनसंख्या घनत्व के जो क्षेत्र उनको 3 भागों में बांटा था, उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और निम्न जनसंख्या घनत्व। तो अगर आप देखेंगे वो प्रश्न आप करेंगे, उसके साथ जैसे आप 2 लाइनें और भी ऐड कर सकते हैं कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र विश्व में अनेक क्षेत्रों पर हैं, ऐसा क्यों है, एक जगह वो क्यों नहीं। क्योंकि अनुकूल जलवायु पर लोग बसना पसंद करते हैं और अनुकूल जो जलवायु मानव के लिए विश्व के कई क्षेत्रों में, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर मैं बात करूँ, वो पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अमेरिका, तो इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या का घनत्व सघन पाया जाता है। और उसका कारण क्या है, यहाँ की अनुकूल जलवायु और यहाँ मानव के लिए उपलब्ध जो सुविधाएं हैं वो, ये इसका मुख्य कारण है। अगला जो प्रश्न हुआ, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। यानी कि लेक्चर 4 में हम अगर जाएं तो उसमें हमने करा था जनसंख्या जो परिवर्तन है, जनसंख्या में जो बदलाव एक निश्चित समय में आता है, उसके 3 घटक कौन से हैं, उसके 3 एलिमेंट, जन्म दर, मृत्यु दर, 2 प्राकृतिक मैंने आपको बताया। फिर तीसरा जो कारक था वो था प्रवास का। तो ये 3 जो घटक है वो इसको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपका अंतर स्पष्ट करने का है। इसमें जो घटक मैंने आपको ऊपर बताए उसी में लेक्चर 4 में जैसे हमने कर लिया था, जन्म और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर को हम कैसे निकालते हैं, मृत्यु दर को हम कैसे निकालते हैं, लेक्चर 4 में हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। अब अगला जो लेक्चर हमने करा था उसमें प्रवास जो एक तीसरा घटक था जनसंख्या परिवर्तन का, वो करा था प्रवास, इनके लोगों का एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्या कहलाता है, प्रवास। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक हमने करे थे, अपकर्ष जो लोगों को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्ष जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश करते हैं। पुश और पुल फैक्टर मैंने आपको बताए थे। तो वहीं आपका एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है यहाँ पे, विश्व में जनसंख्या के वितरण। अब अगला जो प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इसमें आपके बड़े प्रश्न जैसे हैं, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं तो उसमें सिर्फ हमने 3 भौगोलिक कारकों की बात की थी, लेकिन यहाँ हमने बात की है कि विश्व में वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले सभी कारक। इसमें मैंने आपको 10 कारक जैसे करवाए थे। इसमें प्राकृतिक कारक या भौगोलिक कारक भी थे, मानवीय कारक जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक भी थे। तो ये हम कर चुके हैं, लेक्चर 3 में ही इसको हमने कंप्लीट किया था। अगला जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने करा था, जनांगी के संक्रमण की 3 अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेक्चर 6 में हमने किया था। अब बात करेंगे आपके इस अध्याय के कुछ छोटे प्रश्न की, वैसे साथ साथ हम करते हुए जैसे चले हैं, लेकिन कुछ और प्रश्न है वो आपको मैं करने के लिए दूंगी। सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा है। बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि सर्वाधिक जन्म दर किस महाद्वीप में है। अफ्रीका में अब भी, क्योंकि एक ये अल्प विकसित महाद्वीप है, तो इसमें जन्म दर जो है वो क्या है, ज्यादा है। अब भी किसी भारतीय का अपने देश से अमेरिका जाकर बसना क्या कहलाएगा। अगर आपने प्रवास वाला टॉपिक अच्छे से किया तो उसमें आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रवासी। और अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से आकर भारत में बसता है उसको क्या कहते हैं, अप्रवासी। आने वाला अप्रवासी और जाने वाला उत्प्रवासी, तो उसको क्या कहेंगे हम, उत्प्रवासी या फिर उत्प्रवास उसको हम कह सकते हैं। ईसा काल तक विश्व की जनसंख्या कितनी थी। जब हमने विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या बढ़ी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ईसा काल में, ईसा का जन्म जब हुआ तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो वो 30 करोड़ से क्या थी, कम थी, क्योंकि उस समय पर जनसंख्या बहुत ही कम गति से बढ़ रही थी। तो कितनी थी, 30 करोड़ से कम। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपका कि ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 30 करोड़ से कम। औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था, जब यही टॉपिक हमने किया था तो उसी में
मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति के आने से ना जनसंख्या जो उसमें एकदम से तीव्र वृद्धि हुई थी। जैसे 1750 में जो औद्योगिक क्रांति है वो आई थी, और मैंने जनसंख्या भी जैसे आपको बताई थी कि लगभग कितनी हो गई थी, 55 करोड़ के करीब विश्व की जनसंख्या पहुंच गई थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? अगर लेक्चर फर्स्ट आपने बिल्कुल ध्यान से किया तो उसमें शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कितनी थी, 698.6 करोड़। या फिर अगर आपको ऑप्शन 6 अरब 7 अरब 8 अरब का मिलता है तो आप 6 अरब ऑप्शन वहां पर कर सकते हैं। 698.6 करोड़ वैसे पूरी तरह जो अनुमान जो जनसंख्या है, जो आंकड़े हैं वो इतने हैं, लेकिन अनुमान हम लगभग हम कह सकते हैं कि वो 6 अरब है। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो भारत में रहते विश्व की 17.5% जनसंख्या। और भारत विश्व में कितने स्थान, कौन से स्थान पर जनसंख्या में? दूसरे स्थान पर, जैसे आपको बताइए 17.5% यहाँ पर विश्व की जनसंख्या निवास करती है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप, उच्चतम तो मैंने आपको बता दिया कौन सा था, अफ्रीका था, जिसकी 2.5 है, सॉरी जन्म दर भी ज्यादा और वृद्धि दर भी ज्यादा, 2.5 की दर से बढ़ रही है जनसंख्या वहाँ की। और अगर न्यूनतम की बात करें तो वो कहाँ की है? यूरोप की है, और ये 0 से लेके 1%, जैसे कई देशों में मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक वृद्धि भी यहाँ पर नोट की गई है। किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों के नाम बताइए। प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारक हैं ये, कि प्रवास के जो 2 प्रतिकर्ष कारक है वो कौन कौन से हैं? तो प्रतिकर्ष कौन से होते हैं? जो लोगों को धकेलते हैं, प्राकृतिक आपदा है, महामारियां हैं, बेरोजगार, इसके अलावा आप कह सकते हैं जल की कमी है, और शिक्षा के स्रोत है उनकी कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तो ये सारे क्या है? प्रतिकर्ष कारक, कोई जो आपको यहाँ पर याद करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 121.01 करोड़। कितनी थी? 121.01 करोड़। अब ये लगभग हमारी जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो 131 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर 2001 की भी अगर मैं बात करूँ वो कितना था? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाला देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वितरण कहाँ पाया जाता है? चीन के अंदर। और दूसरा मैंने आपको जैसे पीछे ही बताया अभी, भारत का दूसरा स्थान है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? यहाँ जनसंख्या की बात नहीं करी मैं, यहाँ बात करी मैं जनसंख्या वृद्धि की। तो अगर वृद्धि की बात करें तो वो देश है नाइजर, और यहाँ की जो वृद्धि दर है वो 3.6%। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी निश्चित समय में जो भी बदलाव जनसंख्या में आता है, जो भी पॉजिटिव बदलाव अगर मैं कहूँ तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो नाइजर की है 3.6। और अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश की बात करूं तो वो है यहाँ का नाइजीरिया। अब कंफ्यूज ना हो, इसमें दोनों अलग अलग देश हैं। जनसंख्या की अगर बात करें ज्यादा की तो वो है नाइजीरिया, और अगर वृद्धि की बात करें तो वो है नाइजर, और वृद्धि कितनी है? 3.6%। औसत अफ्रीका की अगर बात करें तो कितनी है? 2.5%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64% वार्षिक नोट की गई थी पिछली जनगणना में। कितनी? 1.64% वार्षिक। और अगर दशकीय की बात करें तो वो कितनी? 17.64% दशकीय वृद्धि दर हमारे देश की पाई गई है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में कितनी रही? तो औसत अगर विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो कितनी है? 1.2%। जैसे भारत की है 1.64। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो अफ्रीका की 2.5। और अगर औसत सबसे कम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूरोप की है। और अगर सबसे कम की बात औसत की बात करें तो वो है 1.2%। जनांकी के संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर प्रतिपादन की बात करें तो क्या था? WM थॉम्सन ने 1929 में, 1929 में। और अगर जनांकी के संक्रमण के मूल सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? FW नोटेस्टीन ने इसको दिया था 1945 में, 1945 में। आज का जो हमारा जो सेकंड चैप्टर था जनसंख्या का वितरण घनत्व और वृद्धि वाला, वो हमारा पूरा हो चुका है। और आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स भी आप अपने बिल्कुल अच्छे प्रकार से अपने साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। और जैसे आपके स्कूल की तरफ से स्कूल ऐप भी जैसे आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें भी हम नोट्स की फोटोग्राफ जैसे भेजते हैं। आपके NCERT की बुक, उसकी फोटो भी जैसे उसके अंदर आते हैं, तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। आप उस ग्रुप में ऐड होकर उसकी भी सहायता ले सकते हैं। क्लासरूम ऐप की सहायता आप ले सकते हैं। और क्लासरूम ऐप के अंदर आपको डेली का होमवर्क वो भी दिया जाता है। और जितना भी काम हम कर रहे हैं उसको आप अच्छे प्रकार से करेंगे, नोटबुक में इसको अच्छे से उतारेंगे और इसको अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। थैंक यू।